अब हम बात करते हैं बायोट-सावर्ट लॉ की। अभी तक हम क्या किए, फोर्सेस की बात किए हैं, जहां हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। लेकिन करंट कैरिंग वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बायोट-सावर्ट लॉ हमें बताता है किसी पॉइंट पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। ये वैल्यू इस फॉर्मूले से मिलती है, जहाँ पे r जो है डिस्टेंस है वायर से उस पॉइंट P का जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे r कैप जो है वो डिस्टेंस का यूनिट डायरेक्शन वेक्टर है। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे एंगल थीटा है वायर के लेंथ वेक्टर और डिस्टेंस के r वेक्टर के बीच के एंगल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये बात ध्यान रखना है कि वायर के अलोंग जो हमारा किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा 0 होगा या 180 डिग्री होगा। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उस केस में तो आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस इक्वेशन से हम दी जाती है और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से पता लगता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। इस केस में क्या होता है, कि हमें ये देखना होता है कि ये मान लीजिए ये एक सर्कुलर लूप है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिखती है, जो इस इक्वेशन से अगर हमें निकालना है, ये इक्वेशन यहाँ पे कैपिटल N जो है लूप नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल r की वैल्यू अगर 0 है सेंटर पे, यानी लूप की सेंटर में फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू हम पहले इक्वेशन में पुट करते हैं और हमें ये मिल जाता है, ये इक्वेशन मिल जाता है। यहाँ भी एक चीज़ ध्यान देना है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड थंब रूल से ही आती है। करंट की डायरेक्शन में ही फिंगर्स को रोल करना है, तो थंब की डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर क्लोज लूप के सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालते हैं तो वो अपसाइड ही एक्ट करता है। अच्छा, अगर सर्कुलर आर्क की बात करें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, तो उस केस में क्या होता है कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस इक्वेशन से दी जाएगी। यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल है जो कि आर्क अपने सेंटर पर बनाती है। ये वैल्यू रेडियंस में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो π/6 यूज़ करेंगे, और अगर 60 डिग्री है तो π/3 यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको कि अगर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, क्योंकि पॉइंट P जो है वो AC वायर और DE वायर के अलोंग लाई करती है, इसीलिए इन वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट P पर 0 होगी। CDR की वजह से जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन से दी जाएगी, इसीलिए पूरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इसी वैल्यू के बराबर आएगी। अब बात करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ की। सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिक फिगर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की एक ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक? ये लॉ कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B.dl इक्वल्स टू μ0 टाइम्स I इनक्लोज्ड होता है, जिसको करंट इनक्लोज बोल सकते हैं। जैसे इस लॉन्ग सिलेंडर करंट कैरिंग पर क्या होता है कि एट ए डिस्टेंस r डिस्टेंस पर B की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। यही वैल्यू हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, लेकिन अगर वायर के अंदर के पॉइंट्स पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो करंट इनसाइड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर की ग्राफ देखना चाहें तो कुछ इस तरह से होगी।
अब बात करते हैं फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स की। इसका फार्मूला बहुत सिंपल है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इस इक्वेशन से दिया जाता है। अगर वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये हमने सारा देखा, इम्पोर्टेंस पॉइंट का सारा हमने देखा, कैसे मैग्नेटिक्स में कैसे कैसे हमारे फॉर्मूले आते हैं, कैसे डेरिवेशन है, कैसे करंट का फ्लो है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐड करता है। सो ये सारा हमने देख लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।